वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अब हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एनिमल और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन के लिए। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है हैबिटेट लॉस का वो कहाँ से आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसका एग्जाम्पल है कि उसे बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है प्लांटेशंस के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। वंस कवरिंग मोर देन 40% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। एक टाइम पे वो 14% अर्थ की लैंड सरफेस को कवर करता था। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। और अब क्या है कि वो 6% से भी कम उस एरिया को कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट। बहुत जल्दी, बहुत एक्सट्रीम रेट पे वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश द रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को जब तक हम ख़त्म करेंगे तो 1000 मोर हेक्टेयर जो है रेन फॉरेस्ट का लॉस हो चुका होगा। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग ऑफ द प्लानट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच फॉरेस्ट इज़ नोन एज द लंग ऑफ द प्लानट। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग ऑफ द प्लानट। Harboring probably million of species is being cut and cleared for cultivation of the soybeans। उनको क्यों कट कहा जा रहा है ये भी PY के पूछा गया है कि किस चीज़ के लिए काटा जा रहा है, किसकी कल्टीवेशन के लिए? सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए। और फॉर कन्वर्जन टू द ग्रास लैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। और यह उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ग्रास लैंड में, ताकि क्या कर सके वहाँ पे बीफ कैटल इन सबको रेस कर सकें। Besides total loss, the degradation of many habitat by the population also threaten the survival of many species। कि जो टोटल लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है बहुत सारी हैबिटेट पॉल्यूशन का, और इससे क्या हो रहा है बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो उनको थ्रेटन, उनको खतरा पहुंच रहा है। जब लार्ज हैबिटेट को ब्रोकअप किया जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो वही इसका मतलब है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एक तो उनका घर छूट रहा है, लॉस हो रहा है, और उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तो जब अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो मैमल्स एंड द बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, जो मैमल और बर्ड जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, लार्ज जगह चाहिए, अब उनके पास क्या है, और जिनकी माइग्रेटरी हैबिटेट होती है वो बहुत ज़्यादा इससे बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए। तो इसलिए जो उनका पैटर्न है, जैसे वो अपनी लिवलीहुड रहते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन। और इससे क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन लगती है। तो तुम ये क्वेश्चन बहुत बार देखोगे कि मेन रीज़न क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, और इसने इसके PYQ कम से कम दिख जाएगा 10 से 8 बार ये रिपीट हो चुका है। यही क्वेश्चन पूछते हैं सेम किसी न किसी दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट कॉज है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर द फूड एंड शेल्टर। जो ह्यूमंस हैं हमेशा वो डिपेंड करते हैं नेचर पे फूड और शेल्टर के लिए, बट व्हेन नीड, जब नीड टर्न हो जाती है ग्रीड में, तो उससे क्या होने लगता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होती है लास्ट 500 ईयर्स में हो चुकी हैं, जैसे कि जिसके एग्जाम्पल हैं स्टेलर शी काउ, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल क्या है जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो है स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। बहुत सारी ऐसी मेराइन फिशेज हैं जिनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। और इससे क्या हो रहा है, एंडेंजर, वो खतरे में आ रही हैं जो कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कि हम उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। थर्ड कॉज है हमारा एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन क्या है? जब बाहर से किसी स्पीशीज़ को उठा के यहाँ पे, जो हमारे नेटिवली लोकली नहीं मिलती, और उसे बाहर से उठा के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो वो है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। जब एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन होता है तो क्या होता है, इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वॉट एवर पर्पज़, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव। जो मतलब जो भी हम अनइंटेंशनली, बिना किसी इंटेंशन के उसको करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि वो हमारे जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है, जो नेटिव डाइवर्सिटी, उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। एंड कॉजेज द डिक्लाइन और द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनस स्पीशीज़। और क्या करती है, उन स्पीशीज़ का
क्या करने लगती है, उनको उनकी डिक्लाइन होने लगती है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी स्पीशीज़ रिचनेस, और वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। जैसे कि जो नाइल पर्च है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में, जिसने क्या करा, इवेंचुअली एक्सटेंशन कर दिया एक इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ किकलेट फिश। तो ये PYQ में पूछा जाता है कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, नाइल पर्च को, तो इसने किसका एक्सटेंशन कराया, इसने किकलेट फिश का एक्सटेंशन करा दिया 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ का। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by the invasive। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ हैं जैसे कि कैरेट ग्रास, जिसे पार्थिनियम कहा जाता है, लेंटाना एंड द वाटर हाइसिंथ, ये सब क्या है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज पहुँचाया है। फिर द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन जो है अफ्रीकन कैटफिश, कौन सी, क्लैरियस गैरीपैनस, for the aquaculture purposes is possible a threat to the indigenous catfishes in our rivers। और वो किसके लिए थ्रेट है, जो एक रीसेंट इंट्रोडक्शन हुआ है अभी किसका, अफ्रीकन कैटफिश, जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपैनस, और इसको एक्वाकल्चर के लिए आई है। तो पूछना है जो क्लैरियस गैरीपैनस थी वो किस चीज़ के लिए आई है, एक्वाकल्चर के लिए आई है, ठीक है। और ये किसको थ्रेट पहुँचा रही है, हमारी इंडिजीनियस कैटफिशेस को हमारे रिवर्स में। जो हमारा फोर्थ कॉज है दैट इज़ को एक्सटेंशन, कि जब स्पीशीज़ एक्सटेंट होगी तो उस पर जो डिपेंडेंट स्पीशीज़ है वो भी उसके साथ में एक्सटेंट हो जाएगी। व्हेन अ स्पीशीज़ बिकम एक्सटेंट, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज़ एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटेंट। एक ऑब्लिगेटरी वे में वो क्या हो जाएंगी, वो भी एक्सटेंट हो जाएंगी। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज़ बिकम एक्सटेंट, जब होस्ट फिश स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाएगी तो उसका यूनिक असेंबलेज जो है पैरासाइट मीट करेगा अपनी फेट। अब देखो ये बता रहे हैं कि एक होस्ट फिश स्पीसीज़ है, जब वो एक्सटेंट होगी तो उस पर जो असेंबलेज है पैरासाइट्स का, वो भी सेम फेट उसके साथ भी गिरने वाला है, वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। अनदर एग्जांपल कि अगर हम देखें कि को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जो हमने ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि अगर वो देखा था बी का और वेब्स वाला, वहाँ पे कि जो फ्लावर है ऑर्किड का, वो उसको अपने आप को किसकी तरह बना लेता है, फीमेल की तरह करता है, कि मेल उसके साथ सूडो कॉपलेट कर लेता है। तो वो कोई इवोल्यूशन था, अगर एक चीज़ एक्सटेंट होगी तो दूसरा भी एक्सटेंट होगा। अगर वहाँ पे वो बी एक्सटेंट हो जाए तो वहाँ पे जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, तो उसकी स्पीशीज़ लॉस होगी और वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो वही बताया। दूसरा एग्जांपल है कि इन द केस ऑफ कोई इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे एक्सटेंशन होता है, वन इनवेरेबली लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर, एक का होगा तो दूसरा भी एक्सटेंट हो ही जाएगा। तो ये 4 कॉजेज़ थे हमारे मेन। कौन कौन से, पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर हमने पढ़ा कि हम उनका क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन। फिर हमने देखा एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, बाहर से जो स्पीशीज़ लेके आते हैं, कुछ बार हमारा इंटेंशन नहीं होता कि वो हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। जिसके एग्जांपल देखा हमने, पार्थिनियम, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, किकलेट फिश को, एक हमारा जो हमारी अभी रिसेंट हुआ इंट्रोडक्शन किसका, कैट फिश का, एक्वाकल्चर के लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा बाय, और लास्ट हमने फिर पढ़ा को एक्सटेंशन, की एक का एक्सटेंट होगा तो दूसरा भी एक्सटेंट हो ही जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी क्यों है, क्यों उसको बचाना ज़रूरी है। देयर आर मैनी रीज़न, सम ऑब्वियस एंड अदर्स आर नॉट सो ऑब्वियस। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसके लिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। कुछ ऑब्वियस हैं जो बिल्कुल सही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऑब्वियस नहीं भी हैं लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हम उस रीज़न को 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिससे हमें, जिस वजह से जी 3 रीज़न कह सकते हैं कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। पहला है हमारा द नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, कि ये ऑब्वियस रीज़न में से एक रीज़न है कि ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर्स फूड। जो ह्यूमन है वो बहुत सारे क्या ले रहा है, डायरेक्ट काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है नेचर फूड से, जैसे कि सीरियल्स ले रहा है, पल्सेस ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजन, परफ्यूम, ये सब कुछ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, और जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट हैं उनको भी ले रहा है। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant। जो अभी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स, जो 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में वर्ल्ड वाइड, उनको ड्राइव करते हैं हम प्लांट से। और मोर देन 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। Nobody knows how many more medicinal useful plants there are in the tropical rainforest। अब ये कह रहे हैं कि जो 25% से ज़्यादा ड्रग मार्केट में बिक रहे हैं
एंड वो कहाँ से आया, 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट ने कंट्रीब्यूट करा है उसमें, ठीक है। और नो बडी नोज़, कोई नहीं जानता कि अभी कितने और मेडिसिनल यूजफुल प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो अभी एक्सप्लोर होना चाहते हैं, जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, अब ये भी पीवाई के पूछा हुआ है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और कई बच्चे इसे छोड़ देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, फिर जब क्वेश्चन आता है बोलते हैं अरे ऐसा भी कुछ था। हाँ वही एनसीईआरटी में दी गई है, जब भी क्वेश्चन आया था सबको ऐसा लगा था कि बाहर से है, नहीं, दिया गया है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या, exploring molecular genetic and the species level diversity for the product of economic importance, कि एक्सप्लोर करना किस चीज़ को, इस सारी जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करना मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीशीज़ लेवल पे, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना, उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। एंड द नेशंस एंडोड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट, और जिस नेशन में इतनी बायोडाइवर्सिटी हो तो वो तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि उसको एनॉर्मस बेनिफिट मिलेगा। तो ये था ऑब्वियस रीजन नैरोली यूटिलिटेरियन, इसमें हमने क्या देखा कि हमें क्यों कंजर्व करनी चाहिए, कि हम उससे नेचर से एंडलेस, उसकी बायोडाइवर्सिटी से एंडलेस बेनिफिट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये ऑब्वियस रीजन है। फिर है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट कि बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड, कि जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है कहता है कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में जो नेचर देता है। The fast dwindling Amazonian forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen, कि जो Amazonian rain forest है वो 20% जितनी भी अर्थ पे ऑक्सीजन है उसका 20% यहाँ से आता है। In the Earth's atmosphere, can we put an economic value on the service by the nature? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen. ये सब हम देख सकते हैं। Pollination without which plant cannot give us fruits or seed, बिना pollination के fruit और seeds नहीं मिलेगा। In another service, ecosystem provides through the pollinator layers, जो ecosystem services हैं वो कौन दे रहे हैं, pollinators दे रहे हैं। वो क्या कराते हैं, pollination कराते हैं, जैसे कि bees, bumble bees, birds and bats, ये सब pollination में help कराते हैं। What will be the cost of accomplishing pollination without the help from the natural pollinator? अगर natural pollinator ही ना हो तो pollination कराने के लिए हमें कितना क्या उसकी कॉस्ट होगी हमें भी नहीं पता। दे आर अदर इनटेंजिबल बेनिफिट्स, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि डेट वी ड्राइव फ्रॉम नेचर, कि जो हम नेचर से लेते हैं बहुत सारे हैं, कि एस्थेटिक प्लेजर लेते हैं, वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, वॉकिंग अप टू द बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग, क्या हम इन चीज़ों पर प्राइस टैग लगा सकते हैं? अब नहीं लगा सकते। ये इतनी सारी चीज़ें जो हम फ्री में बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये एक क्या था, एक ब्रॉडली था, एक नैरोली था। ये हमारे ये रीजंस हैं। तो इसके हमने 3 रीज़न पढ़े कि हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। पहला पढ़ा हमने नैरोली यूटिलिटेरियन कि हम बहुत सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। फिर ब्रॉडली कि ब्रॉडली पॉलिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और इतनी सारी सर्विसेज जो हमें फ्री में मिलती हैं। फिर है एथिकल आर्ग्यूमेंट कहता है कि कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू मिलियन ऑफ द प्लांट्स, कि हमें उन पे एक कर्जा टाइप है कि मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब, ये सब हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। विद होम वी शेयर दिस प्लानट, और हम इस उनके साथ ये प्लानट शेयर करें। तो जितना हक हमारा है इस प्लानट पे उतना ही हक इनका भी है हमारे प्लानट पे। फिलोसफिकली चलें और स्पिरिचुअली चलें तो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। अगर प्लांट, कोई भी स्पीशीज़, कोई एनिमल है, अगर उसकी मान लो कि कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी है, तब भी उसकी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू और उसका कुछ ना कुछ हक है इस प्लानट पर रहने का। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उनके वेल बींग की केयर करें। पास ऑन अ बायोलॉजिकल लिगेसी इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन, और हमारी जो बायोलॉजिकल लिगेसी है उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास करें इन अ गुड वे। नाउ हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे। व्हेन वी कंजर्व, अब देखो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना 2 तरीके होते हैं। एक हम पढ़ते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन और एक पढ़ता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है कि जो उसकी नेचुरल हैबिटेट थी उसको हमने वहाँ से उठाया और दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर दिया।
और इन सीटू होता है कि जहाँ वो रह रहा है उसी एरिया को पूरे को प्रोटेक्ट कर दें जहाँ पे वो रह रहा है। तो दो तरीके से करते हैं, एक्स सीटू, इन सीटू। एक्स सीटू में होता है नेचुरल हैबिटेट से उठाओ दूसरी जगह में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख दो। इन सीटू होता है कि जो उसका प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है वहीं पे उसका एरिया, वो सारा जो उसकी घर है उसी को पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दो। तो when we conserve and protect the whole ecosystem, its biological, its biodiversity at all level is protected। जब हम कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पूरे होल इकोसिस्टम को, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू। वही हम पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इन सीटू में आएगा, ऑन साइट कंजर्वेशन कहा जाता है। वहीं पे अगर ये सिचुएशन जहाँ पे एनिमल प्लांट एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, और वहाँ पे उनको खतरा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो एक्सटेंशन हो सकते हैं वाइल्ड नियर फ्यूचर में, तो उनकी नीड्स को और जो भी मेजर है उनको सेव करने के लिए एक्सटेंशन से एक्स सीटू ऑफ साइड कंजर्वेशन किया जाता है। उनको उस जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लाइक हमारे जूज एग्जाम्पल है हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन का। नाउ इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? Faced with the conflict between development and the conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from the extinction far exceed the conservation resources available. अभी बता रहे हैं कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए कि डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर ऐसे करेंगे तो कंजर्वेशन कैसे कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, मतभेद चलते रहे। ऑन अ ग्लोबल बेसिस पे बात की जाए तो दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस बाय द एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया जो कंजर्वेशनिस्ट है उन्होंने इसको बताया प्रॉब्लम को। दे आइडेंटिफाइड फॉर ए मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि ऐसे कुछ जगह हैं अगर उनको प्रोटेक्ट करने तो भारत बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं बच जाएंगी, तो उनको नाम दिया गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस मिलने वाली है विद वेरी हाई लेवल ऑफ द स्पीशीज़ रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज़ अ स्पीशीज़ कन्फाइंड इन दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनी एल्सवेयर। अभी हमने पहले देखा था की स्पीशीज़ क्या हैं, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं कि जो सिर्फ उसी जगह मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलने वाली। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है PYQ कि एंडेमिज्म क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी जगह पे मिलेंगी। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाइड थे, सब्सिक्वेंटली 9 और ऐड हो गए, तो अब कितने हो गए? टोटल नंबर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का 34 हो चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नंबर्स याद रखना कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, कितने अभी बोटानिकल गार्डन्स ये सब मिलने वाले हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। These hot spots are also regions of the accelerated habitat loss। ये वो रीज़न थे कि जहाँ पे हैबिटेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा था। थ्री जो हैं दीज हॉट स्पॉट, इनमें से कि वेस्टर्न घाट है एंड द श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालयन कवर द कंट्रीज एक्सेप्शनली हायर बायोडाइवर्सिटी रीजन। ये भी पूछे जाते हैं ऐसे तीन कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं? वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालयन रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ये भी याद रखना है। ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। एंडेमिज्म क्या है, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, स्टार्टिंग में कितने थे और कितने ऐड हुए, तो टोटल कितना बन गया, ये सब पूछा जाता है। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earthland, अगर इन सबको उठाया जाए, देखा जाए, अगर सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितने भी थे इन सबका टोटल एरिया देखा जाए कि 2% से भी अर्थ के लैंड के एरिया को कवर करते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ दे कलेक्टिवली, अब जितनी स्पीशीज़ हैं वो एक्सट्रीमली हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन करती हैं, और अगर इनको हमने प्रोटेक्ट किया कि मतलब एरिया तो सिर्फ 2% से भी कम करते, लेकिन अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो 30% तक, ऑलमोस्ट 30% तक कम हो गया। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserve। इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर, नेशनल पार्क्स के अंदर और सेंचुरीज़ के अंदर। तो ये पूछा जाता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और क्या क्या इन सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम इस चैप्टर के PYQ करेंगे तो देखेंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया हैज़ नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। India has also history of the religious and the cultural tradition that emphasize the protection of the nature
In many cultures, tract of the forest was set aside and all the trees and the wildlife within were generated given the total protection. ऐसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में ये भी रीज़न है कि हम उनको रिलीजियसली भी रिलेट करते हैं कि ये ट्रीज़ हैं, इनको ये रिलीजियस रिलेटेड है, ये नेचर में है, ये हमें ये देते हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो सच सेक्रेड ग्रुप्स, ऐसी सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल क्या है, कहाँ मिलते हैं? खासी एंड जनता हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान के, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुंजा चंदा बस्तर एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी PYQ पूछे गए हैं। नाउ मेघालय। अब मेघालय में क्या चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मेघालय में जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो लास्ट रेफ्यूजीज़ हैं लार्ज नंबर ऑफ रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स को बचाने के लिए, कि मेघालय में इस तरीके से बहुत सारे रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बचानी है, वो है ex-situ कंजर्वेशन। अब ex-situ कंजर्वेशन क्या था कि हम उनको उनकी जगह से उठा के दूसरी जगह रखकर उस जगह में उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, जैसे कि जूज। तो इन दिस अप्रोच जो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट्स हैं उनको उनकी जगह से उठाया जाता है नेचुरल हैबिटेट से और प्लेस किया जाता है स्पेशल सेटिंग में, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको स्पेशल केयर दी जाती है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो अब ये भी लिख लो, यहाँ पे अलग से लिख लो अगर तुम्हें ऐसे कन्फ्यूजन होता है पढ़ना कि ex-situ के एग्जाम्पल क्या है। जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन है और क्या है, सफारी पार्क है। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन जूलॉजिकल पार्क में अभी भी मिलते हैं। रिसेंट ईयर में देखा जाए तो ex-situ कंजर्वेशन एडवांस हो चुका है। अब इसमें जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनको अब ये बता रहे हैं कि उनके गैमीट्स को प्रिजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, सीड बैंक के थ्रू। तो नाउ गैमीट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर द लॉन्गर पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, जो गैमीट्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, उनसे निकाला जाता है ऑर्गेनिम्स में और उनको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे, वो होता है -196। इस टेम्परेचर पे इनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। और फिर जब ज़रूरत होती है इनके एग्स को फर्टिलाइज करता है इन विट्रो कंडीशन, लैब कंडीशंस पे ऐसे इसको किया जाता है। प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर। अब यहाँ से ही पूछा था कि प्लांट को भी हम ऐसे कर सकते हैं टिश्यू कल्चर मेथड को अपनाते हुए। सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द सीड बैंक। और बहुत सारे ऐसे जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बीजों को, उनकी सीड्स को भी ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है सीड बैंक में। बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी की कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, उसकी कंजर्वेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, पूरे नेशंस की। तो जो हिस्टोनिक कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जिसका नाम है अर्थ समिट। अब देखो तुम कैसे याद कर सकते हो, अर्थ पहले आई, उसके बाद क्या आया, फिर वर्ल्ड आएगा। पहले अर्थ आई तभी तो दुनिया बसी। तो जब अर्थ आई तो सबसे पहले क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, जो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो इन 1992, जिसे कहा जाता है इसमें सारे नेशंस आए थे। उन्होंने अप्रोप्रिएट मेजर लिए क्या करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए। फिर उसको ही देखते हुए दूसरा वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो 2002 में हुआ था। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रिक है कि अर्थ सबसे पहले आई, उसके बाद दुनिया बसी। तो सबसे पहले अर्थ समिट हुआ, फिर वर्ल्ड समिट हुआ। अर्थ समिट हुआ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वर्ल्ड समिट हुआ मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना और ऐसे डेवलप होना कि हम खुद भी यूज़ कर पाएँ और बचा हुआ अपनी जो लिगेसी है उसको आगे फ्यूचर जनरेशन को भी दे पाएँ। और कहाँ हुआ था ये, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 190 कंट्रीज़ ने प्लेज की थी कि वो अचीव कर लेंगे इस चीज़ को बाय 2010 तक। सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे करंट स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड द लोकल लेवल। इन सारे लेवल्स पे हम जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है उसको कम करेंगे और इस चीज़ को अटेन करेंगे 2010 तक। तो वर्ल्ड समिट में कितनी करंट जो कंट्रीज थी जिसने प्लेज की थी वो थी 190 कंट्रीज़। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब PYQ देखोगे तुम उसमें देखोगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इनका ईयर याद होना चाहिए कि किस ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था और किस चीज़ पे हुआ था। नाउ समरी की तरफ चलते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुए अर्थ पे नियरली 3 बिलियन 8 ईयर्स अगो। यहाँ पे एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है कि जो सम टोटल है डाइवर्सिटी का जो एग्जिस्ट करता है हर लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मिली यहाँ से। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस डाइवर्सिटी जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल पे देखी जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड, अभी तक इतने हो चुके हैं। नियरली 6 मिलियन स्पीशीज है जिनको अभी भी डिस्कवर होना है, जिनकी क्या होना है वहाँ पे, जिनको हमको डिस्कवर करना है। अगर हम चलें ऑफ द नेम्ड स्पीशीज़ तो 70% से जो क्या है एनिमल्स हैं, जिसमें से 70% क्या है इंसेक्ट हैं, ये हमने देखा है। द ग्रुप फंजाई उसकी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं
जो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में अगर कंबाइन किया जाए, इंडिया में अबाउट 45,000 प्लांट की स्पीशीज़ है, उसकी दोगुनी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल्स हैं। 12 मेगा कंट्री में से इंडिया एक कंट्री में आता है। फिर चलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो अर्थ पे है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक अलग अलग पैटर्न्स दिखाती है, इंटरेस्टिंग पैटर्न। जनरली हाईएस्ट मिलती है ट्रॉपिक में, डिक्रीज हो जाती है पोल्स की तरफ जाने पे। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन स्पीशीज रिचनेस ऑफ द ट्रॉपिक्स आर कि ट्रॉपिक मोर इवोल्यूशनरी टाइम है, वहाँ पे उनको ज़्यादा रिलेटिव कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट रहता है, इसलिए वहाँ पे रिचनेस ज़्यादा होती है। एंड दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी, इसलिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। स्पीशीज रिचनेस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन, और एरिया पे भी डिपेंड करती है स्पीशीज रिचनेस कि जितने स्पीशीज जो हमने देखा स्पीशीज रिलेशनशिप पे जनरली कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आता है। इट इज़ बिलीव दैट कि कम्युनिटीज़ जिनकी हाई डाइवर्सिटी होती है उनकी लेस वेरिएबल होती है और मोर प्रोडक्टिविटी होती है, मोर ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगी और उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल इन्वेशंस वहाँ पे कम होंगे। अर्थ फॉसिल हिस्ट्री रिवील करती है कि अभी तक बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जो हम करंट में चल रहा है वो 6th वन है, और ऐसे 5 हो चुके हैं। 6 में डिफरेंस क्या है कि उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और वो भी किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नियरली 700 स्पीशीज़ अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 15,500 स्पीशीज़ किसकी जो हैं टोटल, और जिसमें से 650 से ज़्यादा इंडिया से हैं। करंटली जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है, द कॉज ऑफ द हाई एक्सटिंक्शन रेट, इसमें क्या क्या आता है, जो हमने 4 कॉजेज पढ़े थे, हैबिटेट लॉस, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके अंदर हैबिटेट है पर्टिकुलरली फॉरेस्ट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन एंड द को एक्सटिंक्शन, ये 4 कॉजेज पढ़े थे। फिर हमने देखा कि अर्थ रिच बायोडाइवर्सिटी एक वाइटल है हमारे सर्वाइवल के लिए, मैन काइंड के लिए। रीज़न क्या, क्यों कंजर्व करने चाहिए, 3 हमने रीज़न पढ़े, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल। बिसाइड डायरेक्ट बेनिफिट हमें फूड, फाइबर, ये सारी चीज़ें के बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलते हैं हमारे इकोसिस्टम से, सर्विस से, जैसे कि पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल, क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ में किस में आती हैं, हमारे ब्रॉड यूटिलिटेरियन में। तो वी ऑल्सो हैव अ मॉरल, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रीज़न आता है हमारे एथिकल रीज़न में, कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी अर्थ की केयर करनी चाहिए। अब जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, 2 तरीक़ों से, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन वो होती है कि जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर दो, और या एक्सिटू होती है कि उनको उस नेचर से हटा के, नेचुरल हैबिटेट से हटा के दूसरी जगह पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो देखा जाए रिसेंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं वर्ल्ड में अभी तक। ऑफ दीज जो 3 है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, हिमालयन, इंडो बर्मा, इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है। हमारे कंट्री में इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स रिफ्लेक्टेड करते हैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स में, 90 नेशनल पार्क में, और 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और बहुत सारे सेक्रेट ग्रुप्स। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेट ग्रुप इन सीटू के। और एक्स सीटू के एग्जाम्पल्स हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन, क्रैप, प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमेट्स। अब देखो यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है, और वो यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। इस लाइन से तुम देखोगे PYQ में कि बहुत सारे यहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विद समरी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर को एक बार दोबारा तुम पढ़ो पूरा, एक और इस बार पूरे एक गो में पढ़ना, कि जो चीज़ें हैं तुम्हारे दिमाग में आती जाएँ कि हाँ ये ऐसे चलते जा रहा है। फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके PYQs करेंगे। तो और उससे पहले होपफुली कि तुम पढ़ लो, तो PYQs करने में तुमको और मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद PYQs। तब तक पढ़ लेना, कोई डाउट आए बता देना, और तुम मुझे अपने मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स। मैंने एक कमेंट में मेंशन किया हुआ था, और मैं बता दूंगी, पिन कर दूंगी कि किस नाम से। इन केस तुम्हें कोई डाउट है, कुछ बात करनी, तो तुम आप मुझे DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।